नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का सबसे पहले स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, भारत देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एसएससी सीजीएल वैकेंसीज लगभग 17,700 प्लस आउट हुई हैं, जिसके अंदर एएओ, जेएसओ और भी एसआई जैसे पोस्ट और भी बड़े बड़े पोस्ट आउट हुए हैं, जो कि सीधा भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स और विभाग यानी कि मिनिस्ट्रीज के अंदर जाएंगे। तो फिर देरी किस बात की है? इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, साथ ही साथ इस पर अप्लाई करिए। मैं इस वीडियो के अंदर आपको नोटिफिकेशन पूरा डिस्कस करके दे रहा हूँ, जिसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, फॉर्म की डेट्स, फॉर्म की फ़ीस, इसके अलावा एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम के सिलेबस में जितने भी टॉपिक आएंगे वो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। मतलब समझिए, एसएससी सीजीएल के अंदर ए टू जेड फॉर्म भरने से लेकर वैकेंसी आपको मिलने तक, अपॉइंटमेंट मिलने तक, मैं आपको सारा प्रोसेस इस वीडियो में दूंगा, जिसके बाद आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक वीडियो इसमें मैं आपको फॉर्म भरवा कर दूंगा और एक वीडियो इसमें सिलेबस का दूंगा। इसके अलावा 3 वीडियोस मैं आपको प्रिपरेशन के दूंगा। मैं आपको बता दूं, एसएससी जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक ऐसा कमीशन है जो भारत सरकार द्वारा अलग अलग विभागों के अंदर पूरे देश भर में वैकेंसियों पर रिक्रूट करता है। याद रखिए दोस्तों, यूपीएससी के बाद अगर कोई बड़ी पोस्ट आती है तो वो एसएससी की है, जिसके अंदर वो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं। अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो जाता है, सीबीआईसी, और इसके अलावा सीबीआई, एनसीबी, और आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और भी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, रेलवे के अंदर, और इस तरीके से आप देखते हो इंटेलिजेंस ब्यूरो इसके अंदर, और भी तरीके के विभाग हैं, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर ये वैकेंसी डायरेक्ट जाती है। ठीक है, इसमें दोस्तों इस एग्ज़ाम का नाम एसएससी सीजीएल होता है, और इसके अंदर सीजीएल मींस आप अगर किसी भी कॉलेज से किसी भी डिग्री के ग्रेजुएट हैं, मतलब आप कॉलेज गए और 2 या 3 या 4 साल की कोई सी भी डिग्री आपके पास होती है, चाहे आप बैचलर ऑफ कॉमर्स करें, बैचलर ऑफ आर्ट्स करें, या बैचलर ऑफ साइंस करें, या कोई सी भी एक डिग्री आप कॉलेज की लें, चाहे वो 3 साल, 4 साल या 2 साल की हो, तो फिर आप मान सकते हैं कि आप एक एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो की जो मेन खासियत ये है कि ये वीडियो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात के लोगों के लिए है, बल्कि ये वीडियो पूरे देश के लोगों की काम की रहेगी, क्योंकि पूरा भारत इस पर फॉर्म भर सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, पूरा भारत इस पर फॉर्म भर सकता है। आप कहोगे इतनी बड़े एरिया में ये वैकेंसी की रिक्रूटमेंट होती कैसे होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग पूरे देश के अंदर हर एक ज़िले में, हर एक शहर में सेंटर रख के इसका पेपर कराया जाता है। जिसके लिए मैं आपको बता दूं, एसएससी करता क्या है, किसी कंपनी को ये टेंडर फाइल करवाता है उनसे, और फिर उस कंपनी को बोलता है कि आपको इस पेपर को करवाना है, अपना जहाँ पर भी आप सेंटर रखो इसका करवाओ। ठीक है जी, इस तरीके का सीन होता है। उन कंपनी को ही बोला जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर सेट करोगे और बाकी सारे प्रोसेस रहते हैं। ठीक है, इस तरीके का सीन होता है इसके अंदर। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एसएससी सीधा सीधा उस कंपनी को सौंप देता है जो इसके अंदर वेंडर है। ठीक है जी, मतलब जो बेसिकली उस रिक्रूटमेंट के पूरे एग्ज़ाम को जिसको कराना है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा सभी लोगों को। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका नोटिफिकेशन बता देता हूँ। एग्ज़ाम कैलेंडर देख लेना। आज जैसे 25 जून है, तो आप मानिए कि 27 जून यानी कि कल के बाद परसों एमटीएस का वैकेंसी 12,000 प्लस के साथ आ रहा है।
तो उसको देखना मत भूलना। लगभग 12,000 वैकेंसी उसमें भी आएंगी। वो MTS पोस्ट का नाम है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। मेरे को जहाँ तक पता लगा है उसके अंदर क्वालिफिकेशन कम लगती है, आई थिंक 12th लगती है शायद। तो वो आप वहाँ से देख लेना। तो मेरे हिसाब से ये पोस्टें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, बेहतरीन है। इसके अलावा रेलवे में एक नोटिस आया है कि 1 लाख प्लस वैकेंसीज वैकेंट पड़ी हुई है। भारतीय रेलवे की 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज प्लस वैकेंट है। ये ग्रुप डी की वैकेंसी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप डी। अभी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये डाउट है कि भारत देश में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी और ई जैसे पोस्ट का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, अलग से वीडियो दूंगा जिसके अंदर ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ग्रुप ए टू ई जितने भी होते हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो अलग होगा, उसको भी आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए जब भी आएगा वो। तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी है, इसी चैनल में, आप इसी चैनल में जाते हैं, बेसिकली इसी वीडियो के नीचे एक मोर सेक्शन मिलता है, उस मोर सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको एक सब्सक्राइब नाम का ऑप्शन मिल जाता है। उस पर क्लिक करना होगा जिससे कि आप डायरेक्ट सीधा कनेक्ट कर पाएंगे चैनल से, और हम आपको फिर आपके मन पसंदीदा डाउट्स टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपके जो टॉपिक है हम उसको नई वीडियोस में लेंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं, काफ़ी सारे लोग अभी इस चीज़ का वेट, जैसा कि अभी सोच रहे हैं कि भाई आप ऑनलाइन में तो चलो शुरू करवा दोगे, ऑफलाइन का क्या। तो मैंने जैसा बताया कि ऑनलाइन में सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन होगी हर तरीके के एग्ज़ाम की, और उसके बाद हम जाएंगे ऑफलाइन में। ऑफलाइन मतलब अलग अलग सेंटर्स हर देश के हर एक शहर में हम आपके लिए लाएंगे, अलग अलग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को लेकर, स्पेशली एंट्रेंस एग्ज़ाम, एडमिशन एग्ज़ाम या फिर किसी भी जॉब को लेकर एग्ज़ाम हम उसकी प्रिपरेशन कराने वाले हैं। चाहे वो बैंकिंग का हो, सरकारी गवर्नमेंट्स बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, PSU हो, या फिर कोई सा भी सेक्टर हो वर्ल्ड का, उसकी प्रिपरेशन वहाँ आपको मिलेगी। ठीक है, और कुछ समय में हो सकता है इस पे हम ऐप और वेबसाइट भी ले आएँ आपके लिए, जहाँ पर हम फिर वहाँ पर आपके कोर्स चला सकें। ठीक है, बेसिकली ऑनलाइन में काफ़ी एक अच्छा माध्यम हो जाता है आप लोगों को प्रिपरेशन देने का। ठीक है, सबको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। देखिए कमेंट में बताते रहा करिए कि वीडियो में आपको सब समझ आता है या नहीं आता। ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट आपको लगता है डायरेक्ट कमेंट में बताइए, हम डायरेक्ट उसमें रिप्लाई कर देते हैं। कभी कभार हम नहीं करते हैं तो हमारी टीम भी उसके अंदर रिप्लाई कर सकती है। अगर हम जैसे मान लीजिए हम नहीं कर पा रहे किसी चीज़ का रिप्लाई, तो हमारे पास और 2-4 मेंबर हैं। टीम बेसिकली क्या है कि हम नहीं कर रहे तो 2-4 और लोग हमारे पास होते हैं जो उसका रिप्लाई करते हैं। ठीक है जी, समझ आया। तो भारत देश, चाहे आप केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय, मणिपुर या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब या पूरे देश का कोई भी व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा है, पूरा ध्यान से देखे, अच्छे से समझे, क्योंकि पूरा भारत इस पर फॉर्म भर सकता है। कोई ऐसा स्टेट नहीं है, कोई ऐसा यूनियन टेरिटोरी नहीं है, या कोई ऐसी एरिया नहीं है जो भारत देश का इसमें ना आता हो, जो वहाँ का बंदा फॉर्म ना भर सके। समझ रहे हो। इसके बाद MTS आपका आएगा कल आप MTS के लिए रेडी रहना। MTS का कल आएगा। तो MTS पोस्ट सही है, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है CGL पोस्ट उससे भी बेहतरीन है। SSC के सबसे बढ़िया पोस्ट में CGL आता है, फिर CHSL, MTS, जनरल ड्यूटी जैसे पोस्ट हैं, लेकिन टॉप मोस्ट पोस्ट में CGL आता है। समझ आ रहा है सबको, तो बताते रहें। ठीक है, एक चीज़ और है, अगर आप किसी बाहर आउटसाइडर कंट्री से हैं, जैसे चाइना से, रशिया से, इंडोनेशिया से, या अफ्रीका के अंदर उस कॉन्टिनेंट के अंदर कहीं से किसी कंट्री से, या आप मान लो यूरोप के कॉन्टिनेंट के किसी कंट्री से हैं, या फिर दुनिया के किसी भी एरिया से हैं, तो मैं आपको बता दूं ये इंडिया वालों के लिए खास है, क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए 2-4 कंडीशंस होती हैं, जैसे कि भारतीय सिटीज़न होना ज़रूरी रखा गया है। मतलब अगर कोई इंसान भारतीय सिटीज़न नहीं है तो डेफिनेट सी बात है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। ठीक है, और आपके देश के पेपर जो भी होंगे, आपके कंट्री के जितने भी पेपर हैं, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप वेट करें थोड़ा, उसके लिए भी आपके लिए आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसे इस वेबसाइट पे आते हैं ssc.gov.in, आपको सबसे पहले इस पर रीलोड करना है।
जैसे ही आप इसको रीलोड करते हो, बेसिकली आप वेबसाइट पे अगर रीलोड इसलिए करते हैं जिससे कि आपको पता लग जाए नया अपडेट। तो नया अपडेट जैसा कि मुझे पता लगा कि सीजीएल का फॉर्म है जो कि कल दिया गया, कल 24 जून था तो कल दिया गया। इसमें एग्ज़ाम कैलेंडर को भी आप देखते हो तो एग्ज़ाम कैलेंडर में यही डेट है। ये देखो क्या लिखा है, 24 जून है और 24 जुलाई को फॉर्म बंद होगा, यानी कि आपको पूरे 30 डेज का समय मिलता है इसके अंदर। तो 30 दिन आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन में। अब इसमें क्या है दोस्तों, एक चीज़ और इसमें क्लियर आपको बता दूं, आपका इसमें एग्ज़ाम अक्टूबर में रहेगा इस साल में, और इसी साल के नवंबर में यहाँ पर एमटीएस का एग्ज़ाम है। एमटीएस और हवलदार ये दोनों सीबीआईसी और सीबीएन में जाते हैं, और इस बार 27 जून को फॉर्म आएगा इसका भी। ठीक है। हाँ, और इसके 20 दिन बाद ही, 20 से 25 दिन बाद स्टीनोग्राफर का फॉर्म आएगा। स्टीनोग्राफर में ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती हैं, आप भी जानते हैं इतना। लेकिन मैं बात करूँ एमटीएस और सीजीएल और इसके अलावा एसआई, जो कि सीपीओ जिसको आप कहते हो, सीपीओ यानी सीएपीएफ के अंदर, और दिल्ली पुलिस के एसआई, और इसके अलावा आपके सीएपीएफ के एसआई के फॉर्म ज़्यादा आते हैं, मतलब ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, क्योंकि आपको ही पता है सीएपीएफ के अंदर 7 फोर्सेज हैं वहाँ पे, तो इस वजह से उसके फॉर्म ज़्यादा आते हैं। ठीक है। तो ये आपको एक एक बात समझ आनी चाहिए। और इस बार तो ऐसा हुआ है, जनरल ड्यूटी के जो फॉर्म है, जो जनरल ड्यूटी जो जीडी कांस्टेबल वाला है, वो सीएपीएफ इस बार भरमार वैकेंसी दे रहा है। 46,000 प्लस उसने वैकेंसी 2024 के कैंडिडेट्स के लिए दी है। तो मुझे लगता है कि 2025 में ये वैकेंसीज 50,000 प्लस आएंगी पूरे देश में। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। कैलेंडर आप बाद में देख लेना, इस नोटिस पर आप टिक करते हैं तो ये नोटिस आपके सामने आ जाएगा। ये नोटिस बहुत बड़ा है, इसमें आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस और एक एक चीज़ दे रखी है, एक एक पॉइंट। तो हम एक सारे पॉइंट को इस वीडियो में लेंगे जिससे कि आपको सारा कुछ क्लियर हो। ठीक है। कैंडिडेट पोर्टल मतलब ये है कि आप इस पर आके फॉर्म भर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन मतलब ये होता है ओटीआर, मतलब आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं किसी भी वैकेंसी का जो भी नया निकलता है। अब काफ़ी ऐसे लोग हैं इस वीडियो के अंदर जिनको ओटीआर नहीं पता है, तो ओटीआर के लिए आप वीडियो चेक कर लीजिए, वीडियो पहले ही ओटीआर के लिए बन चुका है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही ओटीआर हो जाए उसके बाद आप डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक करें और लॉगिन करके फॉर्म आगे का भरें। अब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये भी पूछना चाहते हैं कि सीजीएल के अंदर बेस्ट पोस्ट कौन सी है। बार बार से मैं आपको बता दूंगा इधर कि ये सारी पोस्टें बेस्ट हैं। मतलब अभी तो आप फॉर्म भरते में किसी पोस्ट को प्रेफरेंस नहीं देते हैं कि कौन सा पोस्ट आपको लेना है, लेकिन जैसे ही आपका टीयर सेकंड का पेपर हो जाता है, टीयर सेकंड पेपर के बाद तुरंत उसके रिजल्ट से पहले एक फॉर्म भरवाया जाता है, ऑप्शन फॉर्म। उसके अंदर लोगों से ये पूछा जाता है कि आप ऑप्शन फॉर्म में बताइए कि आपको कौन सी पोस्ट की प्रेफरेंस रखनी है जिस पे आप रिक्रूट होंगे। तो वो पोस्ट प्रेफरेंस आप इस तरीके से दे सकते हैं। एक बेहतरीन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को प्रिपरेशन कराता है, और ख़ासकर भारत देश के अलग अलग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन वो करा रहा है, जिसका नाम पीडब्ल्यू है। इसकी मदद से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर बेस्ट पोस्ट, आप इस पर बिलीव कर सकते हैं पीडब्ल्यू पर, क्योंकि ये लोग एक रेप्यूटेड एड टैग हैं, एक एक नामी इन्होंने उस फील्ड के अंदर बनाया है। तो आप इनकी मदद से भी एसएससी सीजीएल के पोस्ट प्रेफरेंस देख सकते हैं। ठीक है। यही इसी को यूज़ करके आप अपने फॉर्म में आगे चल के पोस्ट प्रेफरेंस लगाएं। दूसरा, अगर आप ब्राउज़र पे सर्च करते हैं बेस्ट पोस्ट इन एसएससी सीजीएल, तो उसमें हमारे पास सबसे ऊपर आता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, पब्लिक फाइनेंस के देखिए ये इस पोस्ट का नाम है बेसिकली, और असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। विच पोस्ट इज़ मोस्ट पावरफुल इन सीजीएल, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी पोस्ट कौन सी है। तो एक लोगों ने बोला कि जो आपकी सीबीआई में एसआई की पोस्ट है वो बहुत अच्छी होती है, और असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की ईडी के अंदर पोस्ट एक अच्छी मानी गई है। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अंदर एक पोस्ट है एईओ, ये पोस्ट एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि आपको पता है ईडी एक ऐसी
डिपार्टमेंट है बेसिकली भारत देश में, जो कि आपकी स्वतंत्र मानी जाती है, जो कि आपके कहीं पर भी जाकर वो रेड टाइप कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये इसलिए आप इस पोस्ट में जा सकते हैं। पूरे भारत से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना दोबारा। आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो इस पोस्ट पर, ठीक है। बस आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, भारत देश की कोई भी एक आईडी, आधार कार्ड होगा तो बेस्ट बेस्ट है, आधार कार्ड से काम चल जाएगा। एक आईडी में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आईडी कार्ड हो। दूसरा, इसके अंदर आपके पास भारत देश का सिटीजन, नागरिक होने का प्रमाण होना चाहिए। उसके अलावा आप किसी भी कॉलेज से कोई भी डिग्री पास आउट होने चाहिए। उम्र के हिसाब से आप 18 से ऊपर होने चाहिए, बस इतना ही चाहिए, ठीक है। अगर इसमें आप निकल जाते हो तो फिर आपको बस पेपर के लिए फॉर्म भरना है, पेपर निकालना है। पेपर निकलता है तो आप सीधा भारत सरकार के अलग अलग विभागों में अलग अलग पोस्ट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। पेपर निकाली, अच्छे मार्क्स जिसके आएंगे वो अच्छी पोस्ट ले पाएगा आसानी से। तो चलिए मैं शुरू कर देता हूँ ये पूरी हमारी सारी बातों को। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, पूरा नोटिफिकेशन समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपका फॉर्म कल से स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। ये 24 जुलाई को बंद होगा, 24 जुलाई को फॉर्म बंद होगा। इसमें 11 बजे में बंद हो जाएगा और 25 जुलाई के 11 बजे तक आप फीस भर सकते हैं। सेम वही आप देखेंगे तो करेक्शन विंडो आपको 10 और 11 अगस्त को मिलेगी। डेट ऑफ विंडो फॉर करेक्शन के लिए आपको ये अलग समय मिलेगा। और इसमें आपका पहला पेपर अक्टूबर में रहेगा, दूसरा इसके अंदर दिसंबर में होगा, इसी साल के दिसंबर में, ठीक है। तो ये आप समझते जाइए वन बाय वन सारे पॉइंट। डिटेल्स में पोस्ट के बता देता हूँ। इन्होंने इस बार एक चीज़ ये करी है, हर पोस्ट के साथ साथ सैलरी इन्होंने क्लियर कर दी है। मतलब आप अगर एएसओ बन रहे हो और आप अगर एक एएसओ सीएसएस में जाते हो, आईबी या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में या एएफएचक्यू के अंदर जाते हो, सभी को सेम सैलरी मिलती है, जो कि 50,000 से लेकर 1,40,000 के बीच होती है। यानी आपको पर मंथ 80 टू 90,000 रुपीज़ हर महीने मिलते हैं इस पोस्ट पर, समझ रहे हैं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को 90,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी उसको शुरू में मिलने लग जाती है। उसको जॉब मिलेगी और मिलते के साथ ही वो 80 से 90,000 से ऊपर उस पोस्ट पर लेता है, उसको मिलते हैं, क्योंकि सरकार ने ये फिक्स किया है। दूसरा, सेंट्रल ये पोस्ट जाती है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंदर, ठीक है। ये ग्रुप बी का पोस्ट है। जैसे आपने सुना है आईएएस, आईपीएस, ये पोस्टें सुने होंगे, सिविल सर्विसेज के पोस्ट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के होते हैं। उसके अंदर जो ये पोस्ट है आईएएस, आईपीएस, जिसमें डीएम, एसडीएम और ये सारे पोस्ट होते हैं। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, जैसे कि डीजीपी, डीआईजी, ये पोस्ट आपके जो आईपीएस के होते हैं रैंक के, इन पोस्ट के लोगों को ग्रुप ए में लिया जाता है। मतलब ग्रुप ए मतलब ये खास लोग हैं, मतलब सरकार के लोगों के बाद जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं भारत देश में, उनमें, उन लोगों में, ठीक है जी, उनमें अगर मैं आपसे बात करूं तो उनके बाद अगर कोई नौकरी वाला सबसे ऊपर की पोस्ट में आता है तो वो ग्रुप ए के लोग होते हैं, ग्रुप ए के लोग, ठीक है। जिसमें आपके आईएएस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, आईएफओएस, ये सब लोग आते हैं। अब इसकी फुल फॉर्म मत पूछना, फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। फुल फॉर्म इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इंडियन पुलिस सर्विसेज है। दूसरा इसके अंदर आपका आईआरएस है और इसके अंदर एक आपका आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस एक वो पोस्ट होता है जिसमें व्यक्ति भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक फॉरेन सर्विस वाले पोस्ट पर जाके, वो होता है उस पोस्ट का पूरा नाम, ठीक है। तो ये पोस्ट ग्रुप ए से मिलते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया भी कि आपको इसी चैनल से जुड़ना होगा यूपीएससी के लिए, क्योंकि उसके लिए यूपीएससी एग्ज़ाम लगता है। यूपीएससी का फॉर्म कब आता है तो हर साल फरवरी महीने में, हर साल के फरवरी महीने में ये फॉर्म निकाला जाता है, जिसके अंदर पूरे देश से लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म भरा जाता है। पोस्ट सिर्फ 1000 से ही होती है, सिर्फ 1000 से 1100 पोस्ट उसके अंदर आती हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सीजीएल एक बहुत बढ़िया पोस्ट है, तो नहीं, सबसे बढ़िया पोस्ट भारत देश में सरकारी नौकरियों में यूपीएससी का आता है। ग्रुप ए पोस्ट आते हैं, उसके बाद ग्रुप बी और सी यानी सीजीएल जैसे पोस्ट सी आ जाते हैं, फिर सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी जैसे पोस्ट लिए जाते हैं।
और ये गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति है अभी के समय भारत कंट्री की। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट की बात करूं तो एक ग्रुप बी का पोस्ट है, 20 से 30 की उम्र के बीच वाले लोग फॉर्म डाल सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ, अगर आप एक आईबी में पहुंचते हो तो उसमें आपकी एज 18 पर भी एक्सेप्ट होती है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए एएसओ रिक्रूट हो जाते हो आगे चल के, तो आप 30 से कम उम्र के होने चाहिए। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लोग काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि इसमें लोगों को बाहर जाने का मौका भी मिलता है इस पोस्ट पर, दूसरे देशों में, समझ रहे हो। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ नाम का एक इसके अंदर डिपार्टमेंट है, भारत सरकार में आ रहे हैं। मतलब आप सब लोग सरकार के अंदर काम कर रहे हो, ये ना सोचे कि ये पोस्ट बड़ी है तो हम तो बहुत एक आगे की कुछ ज़्यादा ही बड़ी पोस्ट ले ली। आप सब गवर्नमेंट के अंदर एक सर्वेंट हो, एक सर्विस देने वाले एक एम्प्लॉय हो, आप इतना मान के चलिए। क्योंकि आप सरकार के ही विभागों में काम कर रहे हैं। वो बात अलग है कि आपकी पोस्टें काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। ठीक है। मतलब सरकार के लोगों के बाद अगर किसी की कोई सुनेगा उन ऑफिसों में, उन ऑफिसों के अंदर किसी की चलेगी किसी काम को लेकर, तो वो आप लोगों की चलेगी क्योंकि आपकी पोस्टें बड़ी हैं, ये आप मान सकते हैं। मतलब किसी मिनिस्टर की अनुपस्थिति में आप मान सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर हेड हैं। ठीक है। इन सारे विभागों में ये पूरे भारत देश के अलग अलग एरियाओं में खुले हुए हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम कर रहे हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है ये। इसमें आपको बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर ये जाता है। 18 से 30 की उम्र के बीच के लोग फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा असिस्टेंट या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आ जाता है, जो बाकी मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाएंगी। अब अगर आप इंस्पेक्टर बनते हो डायरेक्ट इनकम टैक्स के अंदर, तो आप सीबीडीटी के अंदर जाते हो, जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है। इंस्पेक्टर अगर आप एक सेंट्रल एक्साइज में जाते हो या प्रिवेंटिव ऑफिसर बनते हो या फिर एक एग्जामिनर इंस्पेक्टर बनते हो, तो वो आप सीबीआईसी यानी कि ग्रुप बी 18 से 30 की उम्र वाले होने चाहिए। तो ये पोस्टों के नाम आप पढ़ सकते हैं। ये तो आप सुनिए, इस बार 34 से ज़्यादा तरह की पोस्टें हैं और 17,727 से ज़्यादा रिक्तियां हैं। रिक्तियां मतलब लोगों की ज़रूरत है, समझ रहे हैं। तो 2.0 में मैं आपको बता दूं, लेवल 6 की सैलरी वालों को लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति माह शुरू में ही मिलने लग जाते हैं, जिसको आप देख सकते हो। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर एनआईए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आप जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। जेएसओ पोस्ट एक अच्छा पोस्ट माना जाता है क्योंकि जेएसओ पोस्ट में आप देखोगे आपसे एक या दो पेपर फालतू करवाए जाते हैं, एक्स्ट्रा उस पोस्ट के लिए है, इसीलिए इसका कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। लेकिन ये पोस्ट एक बेहतरीन पोस्ट है भारत सरकार के अंदर जॉब में। ऑडिटर पोस्ट एक अच्छा पोस्ट लिया गया है, हालांकि सैलरी उसकी उतनी अच्छी है नहीं। ऑडिटर पोस्ट सीए एंड एजी के अंदर बहुत अच्छा माना गया है। सीजीडीए में भी आप ऑडिटर अगर जा रहे हो तो बेस्ट है। ग्रुप सी है ये, यानी कि आप ग्रुप बी वालों से छोटे पोस्ट पर होते हैं। लेवल 4 में आप यहाँ पर समझ सकते हैं पोस्टों के नाम। एक चीज़ यहाँ पर और कंफर्म करता हूँ, यूपी स्टेट भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में होम गार्ड की वैकेंसी आने वाली है, जो कि लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत वहाँ पर होगी। तो जो भी लोग यूपी स्टेट के हों तो वो अभी तैयार रहें, उनके लिए 40,000 से ज़्यादा वैकेंसी 1 से 2 दिन के अंदर आने वाली हैं। मतलब ऐसा न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है, अखबारों में देखने को मिला है कि यूपी स्टेट में 40,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकलने वाली है होम गार्ड की। ठीक है। होम गार्ड मतलब लोगों के घर का गार्ड नहीं, वो होम गार्ड में अलग से बताऊंगा वो क्या होता है, आप थोड़ा वेट करिए। क्वालिफिकेशन 10th 12th इतनी ही लगती है, ज़्यादा कोई बेहतरीन पढ़ाई नहीं लगती है, क्योंकि होम गार्ड पोस्ट कोई बड़ी पोस्ट नहीं है। बेसिकली वो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है, उन लोगों के लिए एक अच्छी पोस्ट हो सकती है। इस बार के सारे एग्जाम्स की तैयारियां, अगले बार के सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको कराई जाएगी। आपको बस चैनल से जुड़ना है और समय समय पर वीडियोस देखने हैं बस। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं, कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि हमको एसएससी ने वो पोस्ट अलॉट कर दिया जो हमें नहीं चाहिए था। ऐसा क्यों हो जाता है?
इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि आपके नंबर कम आते हैं और आप अगर उस पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं जो कि ज़्यादा नंबर पर मिलेगी और आपके नंबर कम आए तो आपको वो पोस्ट नहीं दी जाएगी, तो इसमें एसएससी की मर्जी चलेगी। दूसरा कारण ये है कि एसएससी को दिखता है कि इसको कोई सा भी विभाग नहीं मिलेगा जैसे इसके नंबर हैं, तो उस हिसाब से कमीशन खुद से कभी डिसाइड नहीं करती, खुद से मनमानी नहीं कर सकती, वो आपकी प्रेफरेंस को ही लेती है। ठीक है, अगर आप प्रेफरेंस दोगे ही नहीं तो मान के चलिए कि फिर आपको कोई पोस्ट अलॉट होगी ही नहीं, भले ही आपका एग्ज़ाम एक बेहतरीन लेवल का गया हो, अच्छे नंबर का आप करके आए हो। ठीक है, इस बार की वैकेंसियों की बात करूं तो 17,727 वैकेंसी निकाली है, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एसएससी को जो डेटा मिला है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने जो डेटा एसएससी को दिया है, उससे एसएससी ने बता दिया कि 17,727 पोस्टें अभी खाली पड़ी हुई हैं। इसमें भी वो पूरा श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है। मतलब एसएससी ये कह रहा है कि वो अगर आगे चल के पता लगा, हो सकता है ये वैकेंसी 18,000, 20, 25,000, 30,000 या फिर इससे भी कम हो जाएं, ऐसे अनुमान लग रहे हैं, जैसा जब तक आपको अपॉइंटमेंट ना मिल जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी बार लोग इन सब पे ध्यान नहीं देते और फिर बाद में उनका नुकसान होता है, जैसे कि जनरल ड्यूटी वालों के साथ हुआ। आपको याद हो सीएपीएफ के जनरल ड्यूटी के लिए लोगों ने फॉर्म भरे, लेकिन पेपर के बाद अब जाके पता लगा कि जिनकी वैकेंसी एसएससी जनरल ड्यूटी वालों की 26,000 निकाली थी भारत सरकार ने, वो डायरेक्ट 46,000 कर दी। सोचिए, उनकी वैकेंसी 20,000 और बढ़ गई। मतलब जहां सरकार को 26,000 लोगों की ज़रूरत थी कांस्टेबल के लिए, उसने डायरेक्ट कर दिया 46,000। तो अब जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था तो उनका नुकसान हुआ वहाँ पे। इसीलिए कह रहा हूँ कि 2025 में जो फॉर्म आएगा इस साल अगस्त अक्टूबर के बाद जो आएगा फॉर्म, उसके लिए आप फॉर्म ज़रूर भरना। 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी उसके अंदर आएंगी और अगर आप वो फॉर्म मिस करते हो तो आप मान के चलिए कि आप 50,000 युवाओं को तो नौकरी मिलेगी लेकिन आप उसमें छटक जाएंगे। समझ रहे हो? आगे बढ़ता हूँ। रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC, ये सब लोगों का रिजर्वेशन वही चलेगा जो भारत सरकार चलाती है, वही सेम चलेगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना। मैं आपको बता दूं दोस्तों, 24 जुलाई से पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रेडी रखो, क्योंकि ये आपको लगाना है। नेशनैलिटी की बात करूँ तो भारत के सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, नेपाल, भारत के बाहर, जो भारत देश के बाहर नेपाल में रह रहे लोग हैं वो लोग, भूटान के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, या वो लोग जो भारत देश के ही हैं लेकिन वो जब पाकिस्तान गए, बर्मा गए, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि केन्या, युगांडा, इन जगहों पे गए और उनको वहाँ से भगा दिया गया, उनको कह दिया यहाँ से जाओ, मिग्रेट कर दिया, और इसके बाद आप लोग परमानेंटली भारत में सेटल्ड होने आ चुके हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, एज लिमिट दोस्तों सिंपल है। 1 अगस्त 2024 को जो भी लोग अपनी जिस भी पोस्ट को लेना चाहते हैं उनकी उस पोस्ट के हिसाब से एज है तो आप फॉर्म भरिए। दूसरा इसमें ये है दोस्तों, पोस्ट वाइज मैं आपको बता दूं, एज में छूट मिलती है लोगों को। अनुसूचित जाति जनजाति को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की, और अगर कोई डिसेबिलिटी और जनरल है तो 10 साल की छूट वगैरह मिलती है। ये ऊपरी एज में होती है, ऊपरी एज मतलब कि अपर एज। ठीक है भाई। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिफेंस पर्सोनल होते हैं, बेसिकली डिफेंस में काम करके आए हैं, या फिर कुछ एक्स सर्विसमैन होते हैं जो फोर्स वगैरह में होके आए हैं, उनको भी 3 साल की छूट मिलती है उनकी अपर एज में। समझ रहे हो? अपर एज में। इससे वो लोग जिनको पता है कि 30 साल होने पर हमें वो पोस्ट नहीं मिलेगी, तो उन अगर वो 32 साल के हैं तो 3 साल वो एक्स सर्विसमैन का फ़ायदा उठाकर 33 साल से कम में, वो 33 साल के होने तक भी वो 30 साल वाली एज वाली पोस्ट ले सकते हैं। मतलब जो पोस्ट 30 साल से कम वाले व्यक्ति को मिल रही थी वो पोस्ट 32 साल का व्यक्ति भी ले सकता है अगर वो 3 साल की छूट ले रहा है फोर्सेस वाली। समझ रहे हो? ये इसका मेन कारण है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पूरा आपका लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन आप समझ सकते हो कि भाई एक्स सर्विसमैन कौन है, अनुसूचित जाति कौन है, जनजाति कौन है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए यहीं पर दिया गया है। हमें भी पता है कि हमें 100 पेज का ये पूरा नोटिस डिस्कस करना है, तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे।
याद रखिए 2024 के 24 जुलाई से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ये डेट लिखी हुई है। मान लीजिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आप EWS के हो, SC हो, ST हो, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप 24 जुलाई से पहले अप्लाई करके बनवा के रखवा लो, जिससे कि आपको उसका फ़ायदा मिले। अब आप कहोगे ये किस बिहाफ पे आप कह रहे हो, तो ये देखिए ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप पढ़ के भी समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो अपना पेपर खुद नहीं लिख सकते क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल्ड है, तो ऐसे लोग किसी सेकेंडरी पर्सन की मदद से अपना पेपर करवा सकते हैं। उसके लिए उनको SSC को बताना होता है, उसके लिए आप सारा प्रोसेस यहाँ से रीड करें, ये आपके काम का है। अब मैं आपको बता देता हूँ किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जितने भी लोग JSO पोस्ट पर फॉर्म भरोगे, आपके पास कॉलेज की डिग्री हो, साथ साथ आप 60% से ज़्यादा नंबर लाए हों अपनी मैथ के अंदर 12वीं में, ठीक है जी। दूसरा, या फिर आपके पास दूसरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर वाली पोस्ट में आपके पास बैचलर डिग्री चाहिए होती है, साथ ही साथ आपकी डिग्री में एक सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स सिंपल सी चीज़ है, आपने अपने 10वीं 12वीं 11वीं में मीन मीडियन मोड नाम के टॉपिक पढ़े होंगे, वही है ये चीज़, ठीक है। तो कैंडिडेट के पास ये सब होना चाहिए। और दूसरा इसमें यह है कि उसके 6 के 6 सेमेस्टर उसके होने चाहिए उसकी डिग्री में। आगे बढ़ता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर अगला पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाता है। इसके लिए कैंडिडेट के पास सिर्फ एक डिग्री होनी चाहिए कॉलेज की, उसमें प्रतिशत नहीं लिखा। मान लीजिए आपके पास डिग्री है और आप सिर्फ 40% के साथ पास हैं, तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन ये होती है कि आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस रिसर्च में होना चाहिए। कई बार आपको ये पता होना चाहिए डिज़ायरेबल वाली जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है, वो एक ऐसी एलिजिबिलिटी है जो कि कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं होती, ठीक है। बाकी जितनी भी पोस्ट बच गई आपकी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट, ऑडिटर की, असिस्टेंट की और दूसरी पोस्ट, इसमें आप याद रखिए कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिर्फ। और ये नहीं लिखा इसके अंदर कि 50%, 55%, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आप पास कर गए, कॉलेज में गए और कॉलेज में सारे पेपर निकाले, डिग्री आपने ले ली, और डिग्री में आपके कम नंबर भी हैं, भले ही 40% है, 42, 43, कोई से भी, आप फॉर्म डालिए इस डिग्री के साथ। बाकी जितनी भी पोस्ट बच गई, तो JSO और SI पोस्ट आपने देखी ना इन्वेस्टिगेटर वाली, उसको छोड़िए और ये रिसर्च असिस्टेंट वाली पोस्ट को हटाकर जितने भी पोस्ट है उसमें सिर्फ एक डिग्री लगती है सिर्फ। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है सबके लिए। याद रखिए दोस्तों, जो लोग अपने कॉलेज में फाइनल ईयर में अभी पढ़ रहे हैं, मतलब आप जिस भी कॉलेज में, पूरे भारत देश के किसी भी कॉलेज में अगर जाकर अपनी कॉलेज की डिग्री की पढ़ाई अभी कर रहे हैं, तो याद रखिए कि आप अपने फाइनल ईयर में अगर हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 अगस्त 2024 से पहले पहले एंड हो जाना चाहिए, जिससे कि आप जब आपको वैकेंसी मिले तब आप अपनी डिग्री को दिखा सकें कि देखिए अपॉइंटमेंट के समय पे आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। जैसे सपोज़ आपको दिसंबर के बाद जनवरी तक इसमें ज्वाइनिंग मिलेगी, मतलब आपके हाथ में ये जॉब जनवरी तक होगी, तब तक आपको 2 पेपर निकालने हैं। तो जनवरी तक आप इसके अंदर अपनी डिग्री ले पाएँ, या आप एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलती है कॉलेजों से, वो सब चीज़ें ले पाएँ, तो आप फॉर्म भरिए, अदरवाइज मत भरिए। सिंपल लिखा है कि वो लोग जिनकी क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2024 तक कंप्लीट हो जाए वो फॉर्म भर दे, सिंपल सी बात है। जनरली मुझे जहाँ तक पता है कॉलेजों के सेमेस्टर एग्ज़ाम, इवन सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम जो होते हैं वो जून महीने तक, मई जून तक हो जाते हैं एंड, यानी उनका रिजल्ट जुलाई अगस्त तक आ जाता है। यानी कि वो लोग अगर चाहें तो डिग्री का इंतज़ार ना करें, उनके पास उनके एग्ज़ाम निकल जाएं तो लास्ट ईयर वाले फॉर्म भर दें। तो आपको पता है दोस्तों एक बात, वो ये कि काफ़ी सारे लोग फॉर्म छोड़ देते हैं फाइनल ईयर वाले, ये सोच के कि हम तो फॉर्म भर ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी जो भी लोग ये सोचते हैं कि फाइनल ईयर में होकर हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो लोग डेफिनेटली भर सकते हैं। उनका क्राइटेरिया यहाँ पर SSC क्लियर लिख के दे रहा है, ठीक है।
हाँ, अभी इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी डिग्री ओपन ओपन बेस्ड की है, डिस्टेंस लर्निंग मोड है, तो हम लोग फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो उसके लिए आप रीड कर लीजिए, मैं इसमें आपको बता दूं। जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने ये आपको बताया था 2015 में, उसमें उसने साफ कह दिया था कि जितनी भी डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हैं जो ओपन बेस्ड या डिस्टेंस लर्निंग के मोड से मिले हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से या डीम्ड यूनिवर्सिटी से, जिसको भी यूजीसी ने अपने सेक्शन 3 में रखा हुआ है, तो वो सभी लोग अगर चाहें एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर अंडर एक्ट एज पार्लियामेंट स्टैंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर्ड अंडर, वही सब चीज़ें पार्लियामेंट रूल्स रेगुलेशन वाली बातें लिखी हैं, तो उसके अनुसार इन्होंने एक बात बोली है। ठीक है, तो ये सारी डिग्री जो है ना, इनको मैं आपको क्लियर, दे विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन केस द कैंडिडेट। ठीक है, बिल्कुल भाई, इन्होंने साफ बता दिया जो लोग ओपन से या डिस्टेंस बेस्ड लर्निंग से अपनी डिग्री को लेके आए हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपको इसके अंदर एक अप्रूवल, आपको एक अप्रूवल यूनिवर्सिटी से दिलवाना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी अप्रूव कर रही है कि आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हो, वो चीज़ें लगेंगी। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके चांस कम है अगर आप ओपन बेस्ड डिग्री पास आउट है। ठीक है, तो यूजीसी के रूल पढ़ते रहा करो, ये यूजीसी कोई छोटी चीज़ नहीं है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, बहुत सारे रूल बनाती है यूनिवर्सिटियों को लेकर पूरे देश में। ठीक है, हाउ टू अप्लाई तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, एसएससी ने अपने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया है, ओटीआर, उसके बाद फॉर्म भरकर अप्लाई हो जाता है, बहुत आसान प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, 100 रुपये फॉर्म की फ़ीस लगती है। अगर कोई महिला है, किसी भी वर्ग की महिला है, अनुसूचित जाति जनजाति का पुरुष और महिला है, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो डिसेबल्ड हैं, तो उनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाता एसएससी द्वारा इस वैकेंसी पर। सिर्फ पुरुषों से, और पुरुष में भी जनरल वालों से 100 रुपये लेते हैं, बाकी पूरा देश फ्री में फॉर्म भरता है इस पोस्ट पर। ठीक है, और मेरे हिसाब से भारत सरकार को हर सरकारी जॉब पर 10 से 15 रुपए की फ़ीस कर देनी चाहिए, या फिर उसको माफ़ ही कर देना चाहिए, जिससे कि लोगों के लिए वैकेंसियां या गवर्नमेंट जॉब लेने के ऑप्शंस बढ़ते रहें। आगे बढ़ता हूँ, 24 जुलाई तक सबको फॉर्म भर लेना है, उससे पहले भर लेना। 100 रुपये फ़ीस लग रही है, कोई भी महिला, अनुसूचित जाति जनजाति और डिसेबिलिटीज़ के सभी लोगों से 1 रुपये की फ़ीस नहीं लगेगी। जितनों को भी फ़ीस भरनी है, ऑनलाइन में भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग और वीज़ा और मास्टर कार्ड और मैस्ट्रो को यूज़ करके फ़ीस भर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं अलग अलग लोगों के द्वारा फीस भरने से संबंधित। विंडोज़ में आपको बता दूं करेक्शन के लिए कम मिलती है। देखिए, फॉर्म में पहले ही कोई गलती मत करो, फॉर्म भर रहे हो सही से भरो। अगर बाई चांस किसी से कोई गलती होती है तो वो क्या सुधार कर सकता है अपने फॉर्म में, वो लिखा हुआ है। 200 रुपये चार्ज एसएससी करेगा फॉर्म में करेक्शन करने के लिए। अब इसके अंदर लोग पूछेंगे हमारे सेंटर कहाँ कहाँ होंगे इस पेपर के, तो एसएससी सीजीएल का सेंटर इस बार 2024 में एंड रीजनल ऑफिस अंडर। ठीक है, तो इस बार जो आपके सेंटर हैं वो मैं आपको क्लियर बता दूं। भारत देश आपका 5 तरीके से इसमें डिवीज़न लेता है इस एग्ज़ाम कराने के लिए, 5 से भी ज़्यादा। जैसे कि एक होता है सेंट्रल रीजन होता है, जिसमें आपका बिहार उत्तर प्रदेश आता है। आप एक बार अगर भारत का मैप उठाएं तो सेंट्रल रीजन दिखेगा जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश दिख जाएगा, सेंट्रल रीजन, और इसके अंदर बिहार एंड उत्तर प्रदेश है। दूसरा इसमें आपको बता दूं ईस्टर्न रीजन है, जिसके अंदर आपका अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और झारखंड उड़ीसा और सिक्किम और वेस्ट बंगाल है। कर्नाटका केरला केकेआर रीजन कहा जाता है उसको, और कर्नाटका और केरला एक अलग रीजन है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। दूसरा मध्य प्रदेश और सब रीजन, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एक अलग रीजन है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जगहें
है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपको करना क्या है बेसिकली, जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप सेंटर को चूज़ करते हैं। तो याद रखिए, आप अगर बिहार उत्तर प्रदेश के हैं तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ जैसे सेंटर लें। अगर आप झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और बंगाल साइड के हैं तो मैं आपसे कहूँगा पोर्ट ब्लेयर, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बालासोर, बरहमपुर और भुवनेश्वर, राउरकेला जैसे एरियाओं को अपने प्रेफरेंस में रखें, तो आप आसानी से पेपर लिखने जा पाएंगे। ठीक है, तो सेंटर आपने रीड कर लिए, बहुत सारे रहेंगे। अब याद रखिए, आपको 3 सेंटर अपने फॉर्म में देने हैं, जिसमें से एक सेंटर आपको अलॉट हो जाएगा। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम सीजीएल में 2 ही पेपर होते हैं, इंटरव्यू का कोई सीन नहीं है। किसी को किसी ऑफिसर के सामने बैठकर 4 सवालों के जवाब देने नहीं हैं। सिंपल उसको 2 बार सेंटर पे जाके पेपर लिख के आना है। दोनों बार कंप्यूटर पे होता है, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 एक बहुत आसान रहता है, टीयर 2 भी एक आसान पेपर होता है। आंसर की मिलती है एग्ज़ाम के होने के बाद, जो वेबसाइट पर दी जाती है। आंसर की में अगर किसी व्यक्ति को किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन उसका सही है और एसएससी ने आंसर की गलत बनाई है, तो वो 100 रुपये पर क्वेश्चन देकर अपने क्लेम निकाल सकता है। हालांकि वो गलत है या सही है, उसके आधार पर उसको नंबर आगे मिलते हैं। स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन बता दूं, पहले वाले फेज में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रेहेंशन जैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। 25-25 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, यानी 1 घंटे में आपको करीबन 200 नंबर का पेपर करना है। 100 क्वेश्चंस करने हैं। ये टीयर 1 है। टोटल एमसीक्यू में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन पेपर मिलता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.50 है। 0.50 नेगेटिव मार्किंग मीन्स हो जाता है 1/4। 1/4 मतलब जो क्वेश्चन जितने नंबर का आया उसका चौथाया नंबर, 1/4 नंबर गलत करने पर काटा जाता है। स्कीम ऑफ टीयर सेकंड एग्जाम में आपको बता दूं, इसके अंदर स्कीम ऑफ टीयर सेकंड एग्जामिनेशन आप सुन लीजिए। तो सेकंड टीयर में जितने भी लोग पहुंच जाए ना, उनको पेपर 1 नाम से एक पेपर देना है, जिसके अंदर एक सेशन 1 लगता है, जो 2 घंटे 15 मिनट चलता है। जिसमें एक सेक्शन 1 होता है, उसके अंदर मॉड्यूल 1 में मैथ्स होती है, मॉड्यूल सेकंड में रीजनिंग और जीआई होता है। 30-30 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 180 मार्क्स हो गए। 180 मार्क्स में से आप जितने ज़्यादा लाओगे, आप समझिए आपको उतना ज़्यादा एक अच्छा मौका मिलेगा कि आप इसको पास कर जाए। मतलब पेपर 1 जो आपका पेपर 1 है टीयर 2 का, उसके सेक्शन 1 के मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के 30-30 क्वेश्चन निकालने ज़रूरी हैं, जो कि आपको हर सेक्शन के 1-1 घंटे देते हैं। इसमें आपको बता दूं तो इस तरीके से टीयर 2 का एग्ज़ाम 180 नंबर का हो गया। सेम इसमें सेक्शन 2 भी होता है, आप याद रखिए सेक्शन 2 भी इधर होता है, जिसमें इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन मिलता है और जनरल अवेयरनेस मिलता है, जो कि लगभग एक 210 नंबर का हो जाता है। तो 210 और 180 यानी ये आपका हो जाता है 390 मार्क्स। और कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल में 60 मार्क्स, तो 450। ठीक है जी, 100 देखिए 200, 390 और यहाँ पर 390 के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो 390 है, उसके बाद यहाँ पर 60 और है, तो 390 और प्लस 60 यानी कि 450। ये सब नंबर आपके जुड़ते हैं आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कि कौन सिलेक्ट हुआ कौन नहीं हुआ। मॉड्यूल 2 जो टेस्ट का पेपर होता है, वो एक एक 1 डेटा एंट्री टास्क होता है, जिसमें आपको डेटा एंट्री करना होता है और उसके लिए एक लिमिटेड टाइम लोगों को मिलता है। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स का होता है, जो कि उन लोगों का होता है जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पोस्ट पे अप्लाई किया है। ठीक है, 200 मार्क्स का ये पेपर चलता है। टीयर सेकंड में बता दूं, आपके पेपर 1 और पेपर 2 इन सेपरेट शिफ्ट में होते हैं, ऐसा बताया गया है। इंक्लूड कंडक्टिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 अलग अलग शिफ्ट में कराए जाएंगे। मतलब स्टैटिस्टिक्स वाले अलग शिफ्ट में जाते हैं और इस पेपर 1 में जो बाकी पोस्ट के हैं वो अलग में जाएंगे। समझ आता है इतना?
देखिए साफ लिखा है, पेपर 2 उन्हीं लोगों का होता है जो जेएसओ पर फॉर्म भरते हैं या एसआई पर फॉर्म भरते हैं। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए पेपर 2 होता है, बाकी सबके लिए पेपर 1 ही होता है टीयर सेकंड में। सेक्शन 1 के मॉड्यूल 1 को पास करना जरूरी है, मॉड्यूल 2 को, सेक्शन 2 के मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 और सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, इन तीनों को अलग अलग से सेपरेटली पास करना है। ठीक है, 2 सेशन करवा लेते हैं और पेपर 1 पूरा अच्छे से करवा लेते हैं ये दोनों सेशन के अंदर। मतलब सोचिए एक ही दिन में पूरा पेपर आपका करा लिया जाता है। ये मैंडेटरी होता है कैंडिडेट के लिए कि वो पास करे पेपर 1 के हर सेक्शन को। पेपर 1 का हर सेक्शन मतलब कि भाई आपको मॉड्यूल 1 2 भी अलग से पास करना है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 ये तीनों अलग से पास करने ज़रूरी हैं। अगर आप इन तीनों को पास करते हो, आप अगर इन तीनों को पास करते हो तभी आप मान सकते हो कि आप नेक्स्ट यानी कि आप मेरिट लिस्ट में पहुंचोगे। समझ रहे हो? टीयर सेकंड आपको बता दूं, टीयर सेकंड में पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास करने ज़रूरी है जिन लोगों ने जेएसओ पोस्ट पर फॉर्म भरा है। ये सारे एमसीक्यू में होते, किसी को भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर डिस्क्राइब करके नहीं बताना होता। सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन मिलते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पेपर मिल जाते हैं सेंटर पे। हर क्वेश्चन में आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क की होगी ईच रॉन्ग आंसर में, सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, मतलब कि फॉर 0 ठीक है। देखिए एक इसमें ट्विस्ट वाली बात ये आई है, जो आप सेकेंड टीयर का पेपर 1 दे रहे हो उसमें ये लोग हर सेक्शन के अंदर नेगेटिव मार्किंग रख रहे हैं 1 मार्क की, मतलब 1 नंबर काटेंगे गलत आंसर पे। यहाँ पे इन्होंने 1/3 कर दिया, सही करने पे 3 नंबर देंगे और गलत पे 1 नंबर काटेंगे, यानी यहाँ पर ये 1/3 कर रहे हैं। और वहीं ये दूसरा पेपर 2 वालों के लिए यहाँ पर 0.50 मार्क्स काट रहे हैं। ये इन्होंने सीन रखा हुआ इधर। तो जितने भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, मैं लोगों को एक बार समझा दूं, मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्किंग स्कीम नहीं समझ रहे हो तो गलती कर रहे हो, क्योंकि हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। अगर गलत करोगे 1 नंबर काटेंगे, सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा। ये टीयर सेकंड की मार्किंग स्कीम है। जेएसओ पोस्ट जो लोग ले रहे हैं उनको नहीं बोल रहा, बाकी सारे। ठीक है, सेम वो लोग जो टीयर 1 देंगे तो टीयर 1 में सबकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही रहेगी, क्योंकि वहां पर हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। मॉड्यूल सेकंड होता है सेक्शन 3 का पेपर 1 का डेस्ट का, वो मेरिट लिस्ट में नहीं डाला जाता है। वो सिर्फ एक आपकी डेटा एंट्री की स्पीड टेस्ट करी जाती है, जिसमें वो लोग 2000 की डिप्रेशन करवाना चाहते हैं। की डिप्रेशन मतलब जैसे कि आपके कंप्यूटर में जो कीबोर्ड पर RTYHUK ये सारे वर्ड जितने भी लिखे हुए हैं, अगर आप मान के चले कि कोई इन सबको मिला के कोई एक वर्ड बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपने बोला कि 6 इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं ABCD के 6 अल्फ़ाबेट मिलके अगर एक वर्ड बनाते हैं, तो आप मान सकते हैं कि आपको की डिप्रेशन मतलब कि 2000 कीबोर्ड की दबानी है। ठीक है, 2000 कीबोर्ड की दबानी है। जैसे कि आप स्पेस को भी इसमें लिया जाता है, स्पेस इसके अंदर लिया जाता है। आपको इन 2000 कीबोर्ड की दबानी होती है, जिसके अंदर गलतियां बहुत कम होनी चाहिए। तो आप मान सकते हैं कि आप आसानी से 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन होता है, यानी कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपको लगभग देखिए 50 जो है वो उसमें आपका 45 आ जाता है 15 के टेबल में 3 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और उसके बाद फिर 3, ठीक है, और फिर 3, यानी कि करीब करीब आप मान लीजिए कि आपको हर 1 मिनट में बहुत तगड़ी स्पीड होनी चाहिए आप लोगों की इसमें। की डिप्रेशन की, अगर आप की डिप्रेशन की स्पीड बहुत अच्छी रखते हैं, 140 आपको कीबोर्ड की दबानी होंगी, 140 के करीब कीबोर्ड की आपने दबा दी, तो आप मानिए कि आपका डेस्ट का एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन गलतियां नहीं करनी है। डेस्ट एक मैंडेटरी एग्ज़ाम है, सारी पोस्ट के लिए होगा, इसको पास करना ज़रूरी है सिर्फ। तो आप डेस्ट के बारे में समझ गए होंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं इंडिकेटिव सिलेबस इसमें क्या है, कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए यहाँ पर
non-verbal, verbal type, और this component may include questions of analogies, similarities, differences, spatial visualizations और judgment, decision making, visual memory और observation, relationship concepts और arithmetical reasoning। और ये तमाम जितने भी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इधर दिखते हैं ये सब वो लोग आपसे पूछ डालेंगे। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछ रहे हैं, और ये सब आपको यहाँ से सिलेबस दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सिलेबस आपके सामने रखा है, ये पूरा एक एक टॉपिक आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा इधर से सिलेबस रीड कर लेना। इसमें आपको आईडी के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी एक आईडी आप लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों आपके फाइनल रिजल्ट के बाद। जैसे आप सेकंड टीयर देकर आए, उसके बाद आपसे एक ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म भरवा लिया कि कौन सी पोस्ट चाहिए, और उसके बाद एक रिजल्ट निकाल दिया, फाइनल रिजल्ट। आपको उससे पता लग जाता है कि आपको कौन से विभाग में कौन सी पोस्ट मिली है, और उस फाइनल रिजल्ट के बाद आप आसानी से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने जा सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराकर ज्वाइनिंग ले सकते हैं जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी अपॉइंटमेंट रही है। ठीक है, हाँ, प्रेफरेंस फॉर्म जरूर भरना है। टीयर सेकंड एग्जाम के तुरंत बाद फाइनल रिजल्ट निकालने से पहले प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जाएगा। जो लोग नहीं भरेंगे, मान लीजिए कि आपको फिर वो पोस्ट नहीं मिलेगी, कोई सी भी नहीं मिलती प्रेफरेंस नहीं भरने वालों को। कुछ रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड की। अगर आप एक इंस्पेक्टर बन रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें निकालनी ज़रूरी हैं। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट निकालने जरूरी माने गए हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन बहुत सिंपल है। देखिए, आप ये मत सोचिए कि टीयर सेकंड में अगर आप जनरल वाले हो और 30% से ऊपर ले आते हो तो आप टीयर सेकंड पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचोगे। जब तक कि आप उस कट ऑफ को क्लियर नहीं करते जो कट ऑफ एसएससी के रिजल्ट में आता है। तो एसएससी के रिजल्ट में जो कट ऑफ है वो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए 5 साल के लास्ट चेक करना, लास्ट 5 ईयर के कट ऑफ बता देंगे आपको कि आपको इस साल कितने नंबर लेने हैं, लाने हैं। ठीक है, जो डेस्ट का एग्ज़ाम है, जो डेस्ट का एग्ज़ाम मैंने आपको बताया, तो उसमें ये होता है कि आप मैक्स टू मैक्स कितने एरर कर सकते हैं, तो 20%। 20% एरर मतलब कि आपको बोला कि 2000 आपको जो कीवर्ड, कीबोर्ड की जो की है वो डिप्रेशन करनी है, और आप मान लीजिए 20% गलतियां कर रहे हो। जैसे कि 2000 का 20% हो जाता है 400, मतलब 400 की डिप्रेशन में गलती हो सकती है। मैक्स टू मैक्स 400 की डिप्रेशन में गलती एक्सेप्ट हो जाएगी, बाकियों में नहीं होगी। तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो मेरिट लिस्ट टोटली सेकेंड टीयर के पूरे एग्जाम्स के बिहाफ पर मेरिट लिस्ट बनती है। उसमें भी डेस्ट का स्कोर नहीं एक्सेप्ट होता, डेस्ट का स्कोर अलग हटाया जाता है। सिर्फ उसको एक एक ऐसे ही स्किल टेस्ट है। अब बात आती है, काफ़ी ऐसे लोग होंगे इस रिक्रूटमेंट में जो सेम मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, तो आप में से किसको लिया जाए, तो उसके लिए एक टाइप केस सॉल्वर है जिसकी मदद से ये लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो लोग पेपर वन के सेक्शन वन में ज़्यादा नंबर ला रहे हैं उसको ये लोग ऊपर कर देते हैं लिस्ट के अंदर, और जो डेट ऑफ बर्थ में सबसे बड़ा है उसको ये लोग ऊपर कर देते हैं। ये इनके टाई ब्रेकर सॉल्विंग यूज़ होते हैं। ठीक है, याद रखिए, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट होगा, तो उसके पॉइंट आप पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कुछ आप लोगों के लिए, कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है, तो उसको आप पढ़ सकते हो इस पेपर में जाने से पहले। ये आपके सर्टिफिकेट आ गए, फिजिकल लिमिटेशन के सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। ये सारे सर्टिफिकेट्स आप यहाँ से देखिए। 24 जुलाई से पहले इसको बनवाइए क्योंकि ये आपसे मांगे जाते हैं। आप फॉर्म भरने के लिए प्रोसेस यहाँ से देख सकते हैं। इसमें OTR का प्रोसेस इन्होंने पूरा अच्छे से बताया है, पर्सनल डिटेल कैसे भरेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे लेंगे, पासवर्ड कैसे सेट करेंगे, सब कुछ इन्होंने यहाँ पर बता रखा है जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जैसे ही आप लॉगिन कर जाओगे, आप फॉर्म भरने जाना। फॉर्म भरते समय पे आप देखिए यहाँ पे लोग फॉर्म भर रहे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से फॉर्म शुरू हो जाएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड हो गया। रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का वीडियो, रजिस्ट्रेशन पे वीडियो दिया हुआ है। फॉर्म भरने का वीडियो आप यहाँ से पूरा समझ लीजिए। वैसे बहुत आसान है। लाइव फोटो कैप्चर होती है अब। एसएससी लाइव फोटो लेता है आप लोगों का, पहले नहीं लेता था। पहले वो आपकी रखी हुई फोटो को भी ले लेता था। अब कहता है कि लाइव कैमरा ओपन करके फोटो क्लिक करके अपलोड करनी जरूरी है। तो कैंडिडेट अपनी डिटेल्स में अपना नाम वगैरह डाले, क्वालिफिकेशंस डाले, पोस्ट कौन सी अप्लाई कर रहा है वो उससे पूछा नहीं जाएगा। फॉर्म की फीस भरे, अपनी कैटेगरी बताए, क्या कैटेगरी है, उसने अपने कौन से कोर्स में डिग्री ले रखी है वो बताए। ये सब बहुत एक कॉमन सी चीज़ें हैं दोस्तों, वही सब पूछेंगे ये लोग। और उसके बाद परसेंटेज पूछेंगे, डिग्री में कितने आए। और इसके बाद आपसे नेक्स्ट करवाते जाएंगे, कहेंगे नेक्स्ट करते जाओ। ठीक है, आप एक्स सर्विस मैन हो नहीं हो, एग्ज़ाम कहाँ लिखना चाहते हो, उसके लिए आप ऑप्शन देकर सेव एंड नेक्स्ट करते रहना। डॉक्यूमेंट अपलोड में आप फ़ोटो और साइन अपना अपलोड करना। साइन तो आप पहले का कोई अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो लाइव होगी, जो लाइव आपको क्लिक करनी होगी। ठीक है, कोई कैप नहीं पहनना, कोई चश्मा वगैरह नहीं पहनना है। एक नॉर्मल तरीके से फ़ोटो खींचकर क्लिक कर कर अपलोड करनी है। टोटली अपनी आँखों को और हर एक चीज़ को क्लियर उस कैमरे पर देखना है। ठीक है, उसके बाद जब सब अपलोड हो जाए, उसके बाद फॉर्म को ऐसे चेक करो, फॉर्म को प्रीव्यू करो कि फॉर्म में सब कुछ सही डाला गया है। और प्रीव्यू करने के बाद उसको जमा कर दो कि भाई ये इसमें आपका अपलोड हो गया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दो, डिक्लेरेशन करके आप सेव एंड नेक्स्ट इसमें कर सकते हो। अब इसमें दोस्तों ये है आपके लिए कि डिटेल्स ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज अलाउड फॉर डिफरेंट पोस्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कोई सी भी पोस्ट, हर एक पोस्ट हर किसी डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति को नहीं मिलती। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी पोस्ट किस डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति को मिलेगी, लेकिन उस डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति को फंक्शनल रिक्वायरमेंट फुलफिल करना जरूरी है। जैसे कि सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, बेंडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग जैसे चीज़ें। मतलब जैसे मान के चलिए आपकी डिसेबिलिटी ये है कि आपकी डिसेबिलिटी है कि आप देख नहीं सकते या कम देख सकते हैं। तो आप इस वाली डिसेबिलिटी में आपको इतना तो आना चाहिए कि आप बैठ सके, खड़े हो सके, चल सके, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए एएसओ पोस्ट पर अप्लाई करते हो तो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट और साथ ही साथ यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटीज़ को पढ़ लेना। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए एएसओ पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए भी आप पढ़ लेना। अगर आप एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए अगर आप एएसओ पोस्ट पर फॉर्म भर भर रहे हो तो उसके लिए भी आप ये सब पढ़ लेना। तो सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने डिसेबिलिटी वालों से क्लियर कहना चाहूँगा, जितने भी डिसेबिलिटीज़ वाले हैं वो सब लोग इस पॉइंट को ज़रूर अच्छे से पढ़े कि वो किस विभाग में किस पोस्ट के लिए कौन सी डिसेबिलिटी के तौर पर उनको कौन सी पोस्ट मिल जाएगी। ये चीज़ पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वाली एक काफ़ी लंबी टेबल है आपकी। इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो ये पूरी डिसेबिलिटी वालों की लिस्ट हो गई। अब इसमें आपने एक पॉइंट देखा होगा डिसेबिलिटी के समय पे, जैसे कि लिखा हुआ है बी, एल वी, डी, एच एच और ओ ए, और ओ एल, बी ए, बी एल, ओ ए एल और ओ एल जैसे नाम आपने सुने होंगे। तो इसका मतलब क्या है? ओ एल मतलब है 1 लाख, मतलब आपके एक आपका पैर प्रभावित है, ये वो डिसेबिलिटी है। ब्लाइंड, लो विजन, किसी को कम दिख रहा है, हार्ड ऑफ हियरिंग, किसी को मतलब सुनने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, और बोथ लेग्स एंड 1 आर्म। और ये सारी डिसेबिलिटीज़ की फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन जो भी इधर यूज़ करी गई है। अब यहाँ पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट की बारी आ जाती है। अगर आप पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉय हैं तो उसका सर्टिफिकेट आ जाता है। तो ये सर्टिफिकेट आप यूज़ करते हो तो इसका फ़ायदा भी आपको वैकेंसी के समय पे मिल जाता है।
तो ये सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट हैं, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, डिसेबिलिटी वाले हो, तो आप अपने सर्टिफिकेट को ज़रूर लगाना, उसका बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल जाएगा इन पोस्टों पर। अब मैंने जैसा कि ऊपर आपको बताया था कि कुछ ऐसी पोस्ट है जिसके लिए आपको फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप एक इंस्पेक्टर पोस्ट पर और सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर फॉर्म भर रहे हो, तो और अगर आप एक पुरुष हो तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर से जो है ज़्यादा उसका साइज़ हो, फुल्ली एक्सपेंड कर सको बिना विद मिनिमम 5 सेंटीमीटर के गैप से। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। आपको एक फिजिकल टेस्ट निकालना है, 1600 मीटर 15 मिनट में भागना है, साइकिलिंग करनी है 8 किलोमीटर की 30 मिनट में। महिलाओं के लिए भी यही सब कंडीशन लिखी हुई हैं। हाइट वगैरह, चेस्ट, विज़न आप पढ़ सकते हो। तो ये सारे पॉइंट मुझे लगता था ये डिस्कस करे जाए, तो ये मैंने आपके बता दिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड वाले पॉइंट हमने, मेडिकल वाले पॉइंट डिस्कस कर लिए, और पूरा नोटिफिकेशन आपको बता दिया गया है। एक बार लोगों के लिए देखिए, वीडियो हमारा बड़ा हो गया है मानता हूँ, लेकिन आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो 17,727 पोस्ट निकाली है भारत सरकार ने। पूरे देश को बोला है फॉर्म भर दो इस पर। 18 से ऊपर वाले सभी लोग फॉर्म भर दो, कोई सी भी कॉलेज की डिग्री हो, भारत के लोग हो, फॉर्म भर सकते हैं। भारत के बाहर से आप नेपाल, भूटान से फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे देश के लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ये रख दी है कि वो लोग अगर दूसरे देशों से उनको भगाया गया है, मिग्रेट कर दिया है कि भाई यहाँ से जाओ, और फिर आप भारत आ गए ये सोच के कि आप परमानेंटली भारत में रहोगे, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 17,700 टोटल इसमें जॉब आई हैं, पूरा भारत इसमें फॉर्म भर सकता है। और 100 रुपये की फीस रहेगी इसके अंदर अप्लाई करने के लिए, 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये। और ये 100 रुपये जनरल वालों से ले रहे हैं, बाकी अनुसूचित जाति जनजाति किसी को फीस नहीं भरनी। और दूसरा, वो लोग जो महिला है, अगर आप एक सामान्य वर्ग की महिला हो या फिर एक अमीर परिवार की भी महिला है, तो भी वो फॉर्म भर सकती है फ्री में, मतलब महिलाओं से पैसा नहीं है इधर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर। यहाँ पर आपका कैंडिडेट पोर्टल आ जाता है, OTR आपको दिख जाता है, कंटिन्यू क्लिक करें, पूरा रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म भरें। मेरे से लोग पूछे अगर कि CGL में पोस्ट कौन से बढ़िया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे फैक्टर से मुझे पता लगा है कि कौन से पोस्ट लोगों के लिए बढ़िया है। तो मैं आपको बता दूँ, असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, इंस्पेक्टर CBEC, CBDT में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये सारे पोस्ट आपके बढ़िया हैं अगर आप एक लड़के हो। अगर आप एक महिला हो, अगर आप एक लड़की हो या फिर वुमेन हो, तो आप ये वाली पोस्टों को ऊपर रखें जब आप ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर्म भरें। ठीक है, अभी लोग मेरे से पूछेंगे लोगों को फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं इधर जॉब के साथ साथ। लोगों को सैलरी अच्छी मिलती है, और उनकी स्वास्थ्य के लिए मेडिकल फिट फैसिलिटी मिलती है, ग्रेट्युटी बेनिफिट मिलते हैं, नेशनल पेंशन मिल जाती है, और पेड लीव बेनिफिट मिलते हैं, मतलब कि उनको छुट्टी लेने के बाद भी उनको पैसे मिलते हैं। इस तरीके का भी सुविधा होती है सरकारी जॉबों में। और ये तो वो पोस्ट है जो कि भारत देश में बड़ी पोस्टें आती हैं। ट्रांसपोर्ट, गाड़ियों का खर्चा मिलता है, आने जाने के लिए गाड़ी जो मिलेगी, गाड़ी तक भी मिलती है इन लोगों को। मोबाइल बिल पेमेंट, मतलब कि भाई मोबाइल का जो बिल आएगा वो पेमेंट सरकार कर देगी। और साथ साथ इसमें पता लगा है कि कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिसमें लोगों को सरकारी क्वार्टर घर मिल जाते हैं रहने को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार द्वारा होते हैं। तो ये सब इसमें सुविधा है। इसके अंदर नेक्स्ट आपको बता दूं, बेस्ट पोस्ट CGL में कौन सी है। अगर आप ब्राउज़र पे देखते हो तो ये 5 से 6 पोस्टें हैं। किसी का कोई पॉइंट ऐसा हो जो उसको लगता हो समझ नहीं आता है, तो वो डेफिनेट सी बात है, वो कमेंट में नीचे मुझे बता सकता है, कोई भी नए टॉपिक बता सकता है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक कर दो, फॉलो कर लो, मतलब फॉलो मीन्स सब्सक्राइब हो गया। शेयर करो इस वीडियो को, और साथ ही साथ प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी। मैं आपको मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।